अमित मालविया जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीजेपी से। अमित मालविया जी, बधाई आपको, होली जल्दी आ गई है 4-1, लेकिन थोड़ी बहुत उथल पुथल इस वक्त चल रही है। धामी जी पीछे चल रहे हैं उत्तराखंड में, केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। क्या क्या कारण रहे होंगे इन दोनों ये जो दोनों घटनाएं हो रही हैं? नाविका जी, पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी इन 4 प्रदेशों में सरकार में थी और इन चारों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है और बड़े बहुमत के साथ बनाए जाने वाली। उत्तर प्रदेश में खास तौर से ये उपलब्धि अपने में अप्रत्याशित है, क्योंकि 1985 के बाद आज तक किसी भी पार्टी ने दूसरी बार लगातार सरकार नहीं बनाई और पिछली बार उत्तर प्रदेश की जनता ने 3/4 बहुमत दिया था। इस बार लगभग 2/3 बहुमत से अधिक सीटें पार्टी को वहां पे मिल रही हैं और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और पार्टी की जो कार्यशैली है, जो गवर्नेंस मॉडल है, उसकी सफलता को दर्शाता है। ऐसा ही मैंडेट 2014 में उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया, फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में और अब 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो महिलाओं को सशक्तिकरण करना, पिछड़े और जो वंचित समुदाय के लोग हैं उनको साथ लेकर चलना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्वास्थ्य सुविधाओं को, शिक्षा सुविधाओं को मजबूत करना, सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर, इन तमाम विषयों को जनता ने एक तरीके से अपना जनादेश दिया है और उस पर अपने आप विश्वास व्यक्त किया है। मुझे लगता है ये अपने में अप्रत्याशित है और जिस प्रकार से आज बीजेपी एक नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस की तरह उभरी है, यही उसकी सफलता का राज है। जिस प्रकार से महिला एक बहुत बड़े वर्ग की तरह भारतीय जनता पार्टी के समर्थक की तरह उभरी हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है इस बात के लिए कि जिस प्रकार की संवेदनशील सरकारें हमारी पार्टी प्रदेशों में चलाती हैं और जिस प्रकार से समाज में उसका एक प्रतिबिंब, एक जो इम्पैक्ट रहता है वो दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर ये भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत अहम पड़ाव है और मुझे लगता है आज के जो परिणाम है वो आने वाले दशकों के लिए एक नई दिशा निर्धारित करेंगे राजनीति के लिए और भारतीय जनता पार्टी को। अमित मालविया जी, मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि ट्विटर पर आप आईटी सेल के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, ट्विटर पे आप कांग्रेस को बड़े अच्छे अच्छे वन लाइनर्स देते हैं। आज आपका क्या वन लाइनर होगा राहुल गांधी जी के लिए? देखिए, राहुल गांधी जी को इन छोटी मोटी बातों को लेकर आप तकलीफ ना दें। वो कहीं या तो छुट्टी मना रहे होंगे या फिर उनके जो अन्य रुचिकर विषय हैं उसमें लिप्त होंगे। ये सब तो चुनाव आते जाते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए जीतना ना जीतना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन पंजाब में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने एन मौके पे कैप्टन अमरिंदर सिंह को बेइज्जत करके निकाला और बाद में मुख्यमंत्री चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, उनसे ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि ये कौन सी बार है जब उनका राजनीतिक निर्णय फिर से गलत हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो कोई पूछ नहीं सकता है और कांग्रेस पार्टी में अगर आप ये सवाल गांधी परिवार से पूछेंगे तो आपकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, जैसे G23 की हो गई है। लेकिन राहुल गांधी के जो फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं उस पर राहुल गांधी कुछ हो ना हो किताब जरूर लिख सकते हैं कि माय एक्सपेरिमेंट्स विद फेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आप अमित मालविया जी। वन लाइनर जरूर सोचना पड़ेगा इसका, क्योंकि ट्विटर पे वन लाइनर्स वायरल हुआ करते हैं। लेकिन हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। और आज जो हुआ है पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में, ये बस मुझे लगता है नया इतिहास रचा जा रहा है। और मैं पूछना चाहती हूँ आपसे सुधांशु जी, आज उनको क्या कहेंगे जो कह रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी का बड़ा विश्लेषण किया अमित मालविया जी ने। मैं थोड़ा इससे हटकर यूपी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जी पर आपका विश्लेषण चाहती हूँ। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अब इस नारे का क्या होगा?
देखिए, उन्होंने कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं, पर खुद लड़ी नहीं। और जनता को इतना सहज नहीं है मूर्ख बनाना कि आप उत्तर प्रदेश में कहेंगे कि हम 40% सीटें देंगे, पंजाब में जहां आपकी सत्ता वहां नहीं देंगे, उत्तराखंड में जहां आपकी कुछ संभावना थी नहीं देंगे, गोवा में नहीं देंगे, राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें नहीं देंगे, और उत्तर प्रदेश में जहां पर कि फटक चंद गिरधारी और ना लुटिया ना थारी, कुछ था ही नहीं आपके पास, आप सोचेंगे कि खाली थाली दिखा के बहनों की ताली बटोर लेंगे, तो यह संभव नहीं था, इसलिए उनके साथ ये हुआ है। और जो आपने बात कही, अभी आपने वन लाइनर की बात कही थी, तो मैं राहुल जी के लिए भी और ये उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के लिए भी बहुत पुरानी लाइनें सबको याद होगी कि न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सका वो मैं एक मुश्त गुबार हूं, वो इनके ऊपर इस समय एकदम चरितार्थ होती है। आप बिल्कुल निर्दयी हैं सुधांशु जी, जिस तरह से आप किसी कविता को या गीत को आप लगा देते हैं किसी पर, लोगों के दिल टूट जाएंगे तो जुड़ेंगे नहीं। ऐसी अभी तक कोई फेविकॉल बनी नहीं है जिससे इस तरह के वाक्यों से किसी का दिल जुड़ सके। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पंजाब से कि 12:30 बजे चन्नी साहब ने एक बैठक बुलाई है। कल 11:30 बजे, कल 11:30 बजे, और कल शायद अपना इस्तीफा सौंपने की बात चल रही है पंजाब के मुख्यमंत्री। भाई अब रह क्या गया? सुधांशु जी, लुटिया थोड़ी डूबती हुई नजर आ रही है पंजाब में, रह गए गिन के जहां कोशिश कर सकती थी कांग्रेस पार्टी, गोवा में या उत्तराखंड में या मणिपुर में, सब जगह बीजेपी लौटकर वापस आ गई। ये क्या संदेश देता है? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर से लेके उत्तर पूर्व तक, यानी उत्तराखंड से मणिपुर तक, गंगा जमुना के मैदान से गोमांतक तक यानी गोवा तक, यह दिखाई पड़ रहा है कि देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न राज्यों में देश की जनता ने भाजपा के पक्ष में यह जनादेश दिया है। और 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन का युग शुरू हुआ था, एक युगांतर प्रारंभ हुआ था, वो उत्तरोत्तर और सुदृढ़ होता जा रहा है। अब पंजाब पे आते हैं। पंजाब एक ऐसा राज्य था नाविका जी जहां हम कभी भी अपने, चूंकि हमने राजनीतिक हित को पीछे रखा राष्ट्र हित के आगे, तो कभी भी हम महत्वपूर्ण क्या प्रासंगिक दल नहीं रहे। हम 20-21 सीटें लड़ते थे, यानी 10-15% सीटें ही हम लड़ते थे, और इस बार भी हम 50% सीटें लड़े। इसलिए जिस दिन वो वक्त आएगा कि हम 100% सीटें लड़ेंगे, उस दिन यह बात समझ में आएगी कि पंजाब में क्या परिवर्तन आ रहा है। चूंकि पहली बार हमने ऐसा था। पंजाब पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, और आम आदमी पार्टी इकलौती पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने अपनी विधानसभा में किसान कानूनों को पारित कर दिया था, और पंजाब में सबसे उग्र किसान आंदोलन था। अब आम आदमी पार्टी को इतना समर्थन, और किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली पार्टियों के साथ, ये मुझे राजनीतिक विश्लेषकों के ऊपर मैं यह विषय छोड़ देता हूं कि वो विश्लेषण करें, अनुसंधान करें, और ये देखने का प्रयास करें कि ये क्या दर्शाता है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। एक बड़ी खबर, चमकौर से मुख्यमंत्री चन्नी पीछे 2000 से ऊपर, दोनों सीटों से, भदौर से भी पीछे चल रहे हैं, और भी पीछे 22,000 वोटों से और 2,500 से ज्यादा वोटों से 2 सीटों पर पीछे चल रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जी का एक संदेश आया है यूपी कांग्रेस के हैंडल से, और उन्होंने कहा है, हम सबको आने वाले जनादेश का आदर करते हुए अपने देश प्रदेश के प्रति निष्ठा और समर्पण की भावना के साथ जन संघर्ष जारी रखने की तैयारी करनी पड़ेगी। हमारी लड़ाई अभी शुरू हुई है, हमें हिम्मत और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। अमित मालविया जी, ये आया है प्रियंका गांधी जी का स्टेटमेंट। आपको पता है ये ऊर्जा मिलती कहाँ है? देखिए, ये ऊर्जा अगर मिलती होती तो सबसे पहले प्रियंका वाड्रा अभी तक उसको ले चुकी होती। लेकिन नाविका जी, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल की तरफ हमें ले जाता है कि क्या कांग्रेस पार्टी, जो गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाला एक झुरमुट सा बनकर रह गया है, ऐसा दल जिसमें आंतरिक लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्या ऐसा दल देश को विपक्षीय राजनीति में कोई भी योगदान दे सकता है कि नहीं दे सकता है? और अगर कांग्रेस पार्टी में आज भी कुछ नेता ऐसे हैं
जो इस देश की चिंता करते हैं, या कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, जो भी उनकी विचारधारा है, क्योंकि मुझे आज तक तो समझ में नहीं आया कि सत्ता में रहने के अलावा उनकी और क्या विचारधारा थी, ऐसे दल को बचाने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी में अब कोई नेता नहीं बचा? तो अगर प्रियंका वाड्रा जिस ऊर्जा की बात कर रही हैं, वो ऊर्जा उनको कहीं से निकाल कर सीधा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जरूर बना सकती है, लेकिन उनकी पार्टी को प्रदेश में जनाधार और जनादेश नहीं दिला सकती। जिस प्रकार की विरोधाभासी राजनीति वो करती हैं, उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने नारा दिया लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और कल ही राजस्थान में उनके एक मंत्री कहते हैं कि राजस्थान रेप में नंबर 1 है क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। मतलब मर्द होने की निशानी है कि आप महिलाओं का रेप करें, और इसमें प्रियंका वाड्रा की कोई टिप्पणी नहीं आती है। तो अगर आप इस तरह की राजनीति करेंगे कि आप उत्तर प्रदेश में कुछ कहें, राजस्थान में आपकी पार्टी कुछ और कहे, और आपका उस पर कोई रिएक्शन ना हो, कोई प्रतिक्रिया ना हो, तो स्वाभाविक रूप से आपको कौन सीरियसली लेगा। और आज राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका वाड्रा भी उसी खेमे में खड़ी हुई हैं। आनंद रंगनाथन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आनंद रंगनाथन जी, बुरा लगता है कहते हुए बार बार, क्योंकि लोग कहेंगे कि आप बार बार कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड और गोवा में चांस था कांग्रेस का आने का, और फिर भी प्रमोद सावंत यंग लीडर हैं बीजेपी के, दोबारा चुनकर और 18 सीटें लेकर आते हैं, तो वहाँ 18 सीटों में मतलब 21 है हाफवे मार्क, तो 18 सीटों के बाद तो बनी जाएगी सरकार। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये कांग्रेस की विफलता नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई इनफाइटिंग नहीं थी, वहाँ पी चिदम्बरम भी बैठे हुए थे, फिर भी नहीं जीत सके। नहीं, मैंने जैसे पहले कहा नाविका जी कि राहुल गांधी जी टाइटैनिक के कैप्टन हैं और रात भर शिप को चलाते हैं आइसबर्ग ढूंढने के लिए, आइसबर्ग की तलाश है उन्हें। पंजाब इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल कि ये अच्छा खासा सब चल रहा था, लेकिन इनको आइसबर्ग ढूंढना था और फ़ायदा हो गया आपको। ऐसे ही गोवा में, लेकिन गोवा का थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो नाविका जी थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें बीजेपी पहले ही बहुत सारे कांग्रेसिस को पोच कर चुकी है। इनफैक्ट अगर आप देखें जो उनकी टैली है, उसमें आई थिंक 7 आउट ऑफ 18 आर एक्स कांग्रेसमैन। सो गोवा स्मॉल स्टेट्स में अक्सर ये देखा जाता है। आप देखेंगे वहां आम आदमी पार्टी, yes. और ये बड़ी बात है। सुधांशु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी 2 सीट जीत रही है गोवा में, और ये कोई भी ऐसी सीट नहीं है जो कांग्रेस शायद नहीं जीत सकती थी। दोनों साउथ गोवा की सीट है, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है कांग्रेस का। बिल्कुल, और मैं ये पंकज सिंह 85,000 वोट से आगे निकल गए हैं नोएडा में। पंकज सिंह जी का गढ़ है और 85,000 वोटों से पंकज सिंह जी आगे चल रहे हैं। ये रिसाउंडिंग वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की कहानी बताती है। लेकिन जो मुद्दा मैं उठा रही थी सुधांशु जी, उसमें मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आम आदमी पार्टी विकल्प बनती जा रही है कांग्रेस का? क्योंकि कांग्रेस कुछ भी जीत में कन्वर्ट कर नहीं पा रही। एक छोटा सा पूछ सकता हूँ सवाल सुधांशु जी? और सुधांशु जी, आनंद रंगनाथन का पॉपुलर डिमांड पे मैं एक और सवाल ले रही हूँ, दोनों सवालों का साथ जवाब दे दीजिएगा। नहीं, थैंक यू सुधांशु जी, और कंग्रेचुलेशंस आपको आज के रिजल्ट्स पे। लेकिन जो पंजाब में आपकी विक्ट्री है, वो मैं तो ये देखता हूँ इट इज़ गोइंग टू बी अ स्टिंगिंग टेस्ट फॉर सेंटर स्टेट रिलेशंस। आप जानते हैं दिल्ली में जब से आप आई है 7 साल में, उन्होंने हमेशा बीजेपी को और काफ़ी लेजिटिमेटली ये एक्यूज भी किया है कि आप हमारे प्रोग्रेस में, गवर्नेंस में अड़चन डाल रहे हैं। अब पंजाब में आप ये देखिए, इट इज़ अ स्टेट जिसमें 3 लाख करोड़ डेट है, जिसमें फार्मर्स की लॉबी बहुत भयंकर है, और आपका गवर्नेंस मॉडल कोट एंड कोट आप ये देखिए वो सारा फ्रीबीज पे बेस्ड है। तो किस हद तक आप ये समझते हैं कि सेंटर आपको आश्वासन ये देगा या उनके साथ चल के पंजाब में कोई अड़चन नहीं डालेगा? इस पे मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। सिक्योरिटी की बात अलग हो गई आपने। देखिए, आनंद रंगनाथन जी ने सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं उसमें थोड़ा सा इसके अंदर एक संशोधन करता हूं। आनंद जी, आपने सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कहा, मैं कहना चाहूंगा दिल्ली और स्टेट रिलेशनशिप देखिएगा। यह पहली बार भारत के इतिहास में होगा। क्या यह संभव है कि एक छोटे राज्य का मुख्यमंत्री, जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, वो एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को अपना नेतृत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य कर पाएगा? अथवा क्या वो पंजाब को एक उपनिवेश के रूप में दिल्ली से चला पाएगा?
मेरे विचार से इस समय केंद्र के साथ संबंधों के तकरार से ज्यादा बड़ा प्रश्न यह होगा कि दिल्ली और पंजाब में किस प्रकार के संबंध का समन्वय कुछ महीने के बाद आम आदमी पार्टी के अंदर एक नए प्रकार की परिस्थितियां समीकरण उत्पन्न कर सकता है। यह राजनीतिक विश्लेषकों को मेरे विचार से इस पर विचार करना होगा। कोई भी सहज बुद्धि से सोच सकता है कि जो आपने बात कही ना कि अथॉरिटी, वो कहते थे हमारे पास फुल स्टेट नहीं है, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। अब जो अथॉरिटी आएगी उस अथॉरिटी का डोमिनेंस कहां कैसे दिखेगा, यह कोई भी व्यक्ति सहज बुद्धि से समझ सकता है। बात का देखेंगे हम आगे चलकर क्या होता है, लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद अब्बास, लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। और शहजाद अब्बास जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, नमस्कार। और अभी तक काफी समाजवादी पार्टी के लीडर कह रहे हैं, बच रहे हैं कुछ भी कहने से, कि अभी ये रुझान है, अभी ये रिजल्ट नहीं है, हम 3 बजे तक रिजल्ट का इंतजार करेंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि अभी इस वक्त जो नंबर दिख रहे हैं वो 127 बनाम 269 हैं, बदलने वाले हैं। क्या आप 202 के पार हो सकते हैं अब भी, ऐसा आपको लगता है? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि अभी हम फाइट कर रहे हैं। हमारी 100 सीटें ऐसी हैं जहां पे हम बहुत कम मार्जिन से पीछे चल रहे हैं और कई सीटें हमारी ऐसी हैं जहां पे हम बढ़त बनाए हुए हैं। तो अभी अगर कोई भी फैसला करना वो जल्दबाजी होगा हमारी समझ से। और हमको लगता है कि हम 202 का जो आंकड़ा है उसको पार करेंगे। और ये जो इस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बन रही है, तो अभी ये जल्दबाजी होगी। हमें भी लगता है कि अभी कोई भी फैसला। तो मुझे ये बता दीजिए कि ये भ्रम कब टूटेगा आपका? कोई इसकी टाइम लिमिट है भ्रम की, जो टूटने का कोई समय है तय? अभी तो काउंटिंग चल रही है ना, तो ये काउंटिंग का समय जो है अभी तो 5 बजे तक वैसे भी है, तो वो हमने तय नहीं किया, ये तो चुनाव आयोग ने तय किया है 5 बजे तक का समय, तो उसमें होने दीजिए, जल्दबाजी नहीं है। अब आप लोग अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी 5वें राउंड की काउंटिंग के बावजूद अगर शहजाद अब्बास जी को लगता है कि अभी भ्रम फैल रहा है, तो ये भ्रम कहां फैल रहा है, कौन फैला रहा है? 20 राउंड की काउंटिंग होती है, 20 राउंड होते हैं, तो अभी आधा हुआ है। आप देखिए कि कहीं पे हमारी 100 सीटें ऐसी हैं जहां पे हम बहुत कम मार्जिन से पीछे चल रहे हैं और जिस तरीके से बॉक्स खुलते हैं वो उसी हिसाब से आगे बढ़ती रहती है सीटें। तो हमें लगता है कि अभी इंतजार करना चाहिए। जो चलिए सुनिए, फिर सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, ये भ्रम कौन फैला रहा है और कैसे फैल रहा है ये भ्रम, सुधांशु जी इसका जवाब देंगे। सुधांशु जी। देखिए, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता हमें इंतजार करना चाहिए और हमें विश्वास है कि परिणाम जब आएगा तो हम 300 के आसपास होंगे और ये 100 के पास होंगे। पर एक बात पूछ लीजिए अब्बास साहब से, ये 400 सीटें जीतेंगे अब भी कायम है इस पे? वो भ्रम था या बचकाना बयान था? इसका जवाब दे दीजिए। सुधांशु जी, आप तो हमारे वाले हैं और मतलब राजनीति में भी आप बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, लेकिन 400 सीटों का तो आपकी तरफ से ऐलान हुआ था, हमारी तरफ से तो नहीं हुआ था, हमारी तरफ से तो नहीं हुआ था। अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि उस समय एक बड़ी खबर आ रही है, आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगी सुधांशु जी। एक बड़ी खबर आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू अब दूसरे नंबर पर हैं, मतलब पहले तीसरे नंबर पे थे, अब दूसरे नंबर पे हैं, तकरीबन 7000 वोट से पीछे चल रहे हैं, लेकिन दूसरे पर आ गए हैं। तो आप उन्हें कह सकते हैं कि रनर अप है। अभी वो भी ये कहेंगे 5 बजे तक इंतजार कीजिए, शायद पहले नंबर का मौका लग जाएगा। देवरिया से जो इस वक्त आ रहे हैं नतीजे, सभी 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा आगे है। देवरिया सदर में शलभमणि त्रिपाठी, रामपुर कारखाना में सुरेंद्र चौरसिया, रुद्रपुर में जयप्रकाश निषाद, भाटपार रानी से संभा कुंवर कुशवाहा, बरहज से दीपक मिश्रा शाका, पत्थरदेवा से सूर्य प्रताप शाही और सलेमपुर से विजय लक्ष्मी गौतम। तो ये देवरिया के रुझान आपको बता रही हूं। सब 6 के 6 सीटों पर बीजेपी आगे।